Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very important topic for 12th standards, and after 12 you will understand this better with stereochemistry. And today our motive is to understand this SN2 reaction mechanism with the help of stereochemistry. Okay, so start करते हैं हम अपना SN2 reaction mechanism को पढ़ना. पिछले लेक्चर में मैंने SN1 रिएक्शन समझा चुकी थी SN1 रिएक्शन. और SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन जहाँ पर हमारा एक इंटरमीडिएट बन रहा था, और विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट वी हैव अंडरस्टूड दैट इंटरमीडिएट कितना स्टेबल रहेगा तभी जाके रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी. तो ये सब बातें हम पहले क्लियर कर चुके थे. अब हम SN2 रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे कि SN2 रिएक्शन के कितने स्टेप्स होते हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होती है, और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होने के लिए क्या क्या रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो पहले मैं बता दूं कि SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में यूनिमोलिकुलरिटी आएगी जो हम पहले कवर कर चुके हैं, और इस SN2 रिएक्शन में बाईमोलिकुलरिटी आएगी. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड्स ऑन 2 पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन. यही हमारा बाईमोलिकुलर है. ओके, तो यहाँ पर बाईमोलिकुलरिटी आएगी रिएक्शन में, और इसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन भी होगा. मतलब एक चीज़ को एक चीज़ के बदले आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और उसी को हमें पढ़ना है कि कैसे सब्स्टिट्यूट होगा. पिछले लेक्चर में भी हमने SN1 में सब्स्टिट्यूशन देखा था, पर उसमें हमने स्टेप्स को अगर हमें काउंट करने हो तो उसमें 2 स्टेप हमको मिले थे. पर SN2 रिएक्शन में 2 स्टेप नहीं बल्कि एक स्टेप हुआ था. ओके, मतलब होगा. स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन पढ़ना. एक और बात, SN2 रिएक्शन एक्चुअल में अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनने का ही प्रोसीजर. मतलब हमने जैसे SN1 में अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया था, उसी तरह हम SN2 मैकेनिज्म में भी अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाएंगे, बट सम डिफरेंट स्टेप्स. ओके, मीन स्टेप इसमें एक ही आएगा, ये हमको ध्यान रखना है. सो स्टार्ट करते हैं हम पहले SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो SN2 है, ये वाला पार्ट SN2 लाइक दैट. ये SN2 का फुल फॉर्म क्या है वो हमें पहले पता होना चाहिए. ओके, सो लेट मी इरेज दिस ऑल पार्ट. देखो, SN2 में मेरे पास क्या क्या है. S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन. ओके, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, and 2 stands for bimolecular. Okay, bimolecular मतलब the order of reaction is 2. अगर 2 है, मोलिकुलरिटी भी 2 है, मतलब क्या है कि इट इज़ एन एलिमेंट्री रिएक्शन. हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लिया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 1 स्टेप विल बी देयर. और एक स्टेप में मतलब अगर हम एक कोई ऐसा रिएक्शन देखें जिसमें बहुत सारा आपका स्टेप्स आ रहा है, उसमें से हमें उस स्टेप को देखना पड़ता है जो स्लो है, और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एक स्टेप इज़ एन एलिमेंट्री स्टेप. और उससे एलिमेंट्री स्टेप में हमको वो स्टेप देखना है जो ज़्यादा आप बोल सकते हो रेट डिटरमाइन कर सकता है, स्लो है. उसी में हमको मोल्स देखने पड़ते हैं, और वो मोल्स इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के. तो हम बोलते हैं कि मॉलिकुलरिटी क्या है. अगर मॉलिकुलरिटी 2 है in our SN2 reaction, so what will happen, our order of reaction is also equals to 2. So from here we have concluded that the SN2 reaction is nothing but elementary reaction. Means elementary reaction ही है ना कि molecularity 2 है, order of reaction भी 2 है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि yes, SN2 reaction is a kind of elementary reaction in which 1 step will be formed. Okay,
So let me erase it. I hope it is understood that S means substitution and nucleophilic means N and bimolecular means 2. Okay, यहाँ तक समझ आया. अब इसके बाद इसको मैं इरेज करके आपको समझाती हूँ इसका जनरल फॉर्मूला कैसा दिखता है. ओके, सो लेट मी राइट द जनरल रिएक्शन ऑफ SN2. ओके, सो ये भी आपका क्या होगा, एक आपका मान लो C है, C इज अवर्स कार्बन एंड विद दिस कार्बन 1A B and D is attached with one halogen which is X. Okay, and let this halogen be reacted with one nucleophile Nu negative. Okay, which is craving, which has a craving for nucleus. Okay, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा ये. ओके, अब इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है. ओके, और रिएक्शन में मुझे क्या लेना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी, पर अभी के लिए आप समझ लो कि बीच में क्या बनेगा. बीच में आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बट रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं. ओके, ये आपका कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा विच इज़ नॉट प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड. एक और आपका बॉन्ड टूटेगा, मीन्स दिस इज़ योर बॉन्ड formation BF and this is your bond breaking BB. Okay, and another B is also attached and D is also attached. Okay, this particular timing is our transition state. Okay, इसको हम transition state बोलते हैं. आए समझ. अब ये transition state बनने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है. ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना, ये आपका कार्बन है, ये आपका एक बॉन्ड A है, फिर आपका एक बॉन्ड B है, एक बॉन्ड D है, और जो आपका लीविंग ग्रुप है वो निकल गया हैलाइड आयन. ओके, ये आपका हैलाइड आयन निकल जाता है विच इज़ अवर लीविंग ग्रुप. तो यहाँ तक समझ आया कि हमारा जो जनरल रिएक्शन है उसमें एक हैलाइड alkyl halide रहता है. This is our alkyl halide and this alkyl halide is reacted with one nucleophile and after reaction the halogen will be removed as our halide ion and the nucleophile which we have taken is attached with our alkyl group. Okay, now let us understand the mechanism with the help of this general reaction. Okay, so एक काम करती हूँ मैं, mechanism समझाने से पहले आपको कुछ कंडीशंस बता देती हूँ. ओके, कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन किस किस कंडीशंस पर डिपेंड करता है. कंडीशंस फॉर SN2 रिएक्शन. ओके, सो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए. पहले हम देख लेते हैं कि SN2 रिएक्शन होने के लिए सबस्ट्रेट को कैसा बनना पड़ता है. सबस्ट्रेट हमने SN1 में भी देखा था कि सबस्ट्रेट हमारा कैसा था. Substrate was 3 degree in SN1 but in SN2 the substrate should be what 1 degree या फिर 2 degree हो सकता है. Okay, now this is 1 degree 2 degree alkyl halide. आया समझ. सबस्ट्रेट का मतलब समझ में आ गया. जो कार्बन पार्ट है जिसमें आके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसको हम अल्काइल हैलाइड बोल रहे थे. अब ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री भी हो सकता है और 2 डिग्री भी हो सकता है. उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि हाँ SN2 रिएक्शन फेवर होगी, क्योंकि SN1 रिएक्शन जैसे 1 डिग्री में फेवरेबल बिल्कुल नहीं थी, वैसे ही SN2 रिएक्शन 3 डिग्री में बिल्कुल फेवरेबल नहीं होगी. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फॉर नेक्स्ट मीन्स द न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए. SN2 का मैकेनिज्म होने के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए. देखो, हमने SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वीक लिया था. आया याद. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिया था ना हमने, जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया. दैट इज़ अ काइंड ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल. बट अगर हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म करवाना चाह रहे हैं तो हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब, अब देखो न्यूक्लियोफाइल को देख के तो नहीं बता सकते ना हम कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है. हो सकता है एक ही जैसे न्यूक्लियोफाइल आपको दे दिया जाए और बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा के दो,
मतलब रिएक्शन करवाओ। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी हमको बढ़ानी है, इन केस अगर हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है, तो आपका SN2 रिएक्शन भी बढ़ेगा, है ना। अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ही न्यूक्लियोफाइल के लिए कैसे बढ़ेगा और कम होगा? देखो, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल का, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आपका वीक था फॉर SN1, उसी को हम स्ट्रांग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब सवाल आता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो वीक था उसको हम स्ट्रांग कैसे बनाएं, है ना। तो उसको हम स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मतलब हम न्यूक्लियोफाइल को, वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, PAS स्टैंड्स फॉर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, आपको पता है ना सॉल्वेंट क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में हमने सॉल्वेंट और सॉलिड के बारे में पढ़ क्या है। अब ये सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा, आप बोल सकते हो कि जगह है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपना न्यूक्लियोफाइल को वीक और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल लें, उसको अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाएं और फिर रिएक्शन करवाएं, तो मैकेनिज्म आपका SN1 रिएक्शन होगी, मतलब हो जाएगी SN1 के थ्रू। पर अगर हम एक उसी न्यूक्लियोफाइल को एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पर डिसॉल्व करवा के रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाएं, तो आपका जो रिएक्शन है वो SN2 से होके गुजरेगी। ओके, तो SN2 मैकेनिज्म के लिए आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम पोलर अप्रोटिक कर तो रहे हैं, पर पोलर अप्रोटिक का मतलब क्या है? देखो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट इन विच नो कैटायन और एनायन, मीन्स पोलर अप्रोटिक में हमने कैटायन और एनायन को जब लेंगे तो वो बिल्कुल सॉल्वेट नहीं होगा। ओके, जैसे मान लो कि मेरे पास है मान लो कि सोडियम नाइट्रेट। अब ये सोडियम नाइट्रेट को अगर मुझे क्या करवाना है, सॉल्वेट करवाना है विथ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या होगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बिल्कुल सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और नाइट्राइट का नेगेटिव चार्ज को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। पोलर अप्रोटिक जैसे क्या क्या, आपका एसीटोन हो सकता है ना, आपका DMSO हो सकता है, DMSO हो सकता है, जितना भी एब्रिविएशन टाइप ऑफ आपको दिखेंगे सॉल्वेंट्स, दैट विल बी अवर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, पूरा इसको सॉल्वेट नहीं कर पाता, और यहाँ से हमको दिख रहा है एक न्यूक्लियोफाइल NO2 है ही नेगेटिव, तो पूरा सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, मतलब एब्जॉर्बिंग अगर क्षमता ही कम हो जाएगी, तो फिर आपको समझ ही आ रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। एंड विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इट इज़? पोलर अप्रोटिक। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं। वहीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्योर सॉल्वेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोलिसिस, इथेनोलिसिस टाइप ऑफ कंडीशंस देखी नहीं जाती है SN2 में। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट प्रिफर्स इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। आया समझ कुछ? तो आई होप ये कुछ कंडीशंस आपको क्लियर हुए होंगे। ये 2 कंडीशन समझ में आ गया। अब हमें इसका क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फॉर SN2। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या होगा, एक 1 डिग्री या 2 डिग्री, मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ओके, क्योंकि 3 डिग्री तो फेवरेबल नहीं होता ना SN2 में, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आपका H, और एक एल्काइल तो होना ही चाहिए, सॉरी एक हैलाइड तो होना ही चाहिए, विच इज़ अवर क्लोरीन। लेट अस टेक क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। ओके, हाँ, SN2 के लिए आपको लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए, ये मैं बताना भूल गई। लिविंग ग्रुप सब में अच्छा होना चाहिए, तभी जाके तो लीव करेगा ना वो हैलाइड, तो इसीलिए लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जो कंडीशंस मैंने बताया ना, उसके थ्रू आपका क्लास 12th का फॉर्मूला बन जाएगा, मीन्स कंडीशन बन जाएगा। ओके, इसके बाद और भी रहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे। पर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो उनके लिए ये 3 कंडीशंस अगर पेपर में आप लिख के आ गए तो आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड
that if you are having one group like carbon, and with the carbon one R1 group is attached, one R2 group is attached, and one H is attached, and one chlorine is attached. Now what will happen, one nucleophile will be there, and this nucleophile is like it has a higher nucleophilicity, not as SN1 comparison, it is SN2, so nucleophile should be greater, means nucleophilicity should be greater. Okay, what will happen, दिस न्यूक्लियोफाइल विल, ये क्या है आपका मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म देख रहे हैं हम कि कैसे कैसे आपका रिएक्शन हुआ होगा। तो क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन का जो आपको डेल्टा पॉजिटिवली मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल एटम कार्बन दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक तो किया और क्लोरीन निकला, पर SN1 में हमने क्या देखा था कि कार्बोकैटायन बन रहा था, राइट, पर SN2 में no carbocation will be formed, no carbocation will be formed. Instead of forming carbocation, one transition state will be formed, and that transition state will be the most you can say like precious thing for generating SN2 reactions. Means SN2 reaction करने के लिए हमको transition state बनाना है, means transition state बनता है और transition state बनने के बाद आपका reaction का प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, पर कार्बोकैटायन नहीं बन के आपका रिएक्शन हुआ कैसे, वो हम थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, मैं फिर से लिख रही हूँ, ये कार्बन है, ये आपका एल्काइल फर्स्ट, ये आपका एल्काइल 2, ये आपका H, और ये आपका क्या है हैलाइड लाइक Cl। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका Cl है और ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन और Cl में जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज अवर सिग्मा बॉन्ड। और आप सबको पता है कि अगर आपका सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड के जस्ट ऑपोजिट क्या लाई कर रहा होगा, सिग्मा स्टार, है ना। तो स्टिग्मा बोल रहे हो, सिग्मा स्टार आपका क्या है, इसके ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं सिग्मा स्टार लाई कर रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल लाई कर रहा है। अब इसी सिग्मा ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, दिस इज योर सिग्मा स्टार, एंड दिस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इज वैकेंट, सो द न्यूक्लियोफाइल is likely to approach with this side, and when the nucleophile starts interacting with this sigma star vacant orbital, what will happen, the resultant BMO of this sigma star and sigma will give you one sigma bond. Okay, means जब न्यूक्लियोफाइल इस सिग्मा स्टार में अप्रोच करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन से, है ना, तब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड न्यू फॉर्म होगा। ओके, और सिग्मा स्टार आप सबको पता है ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर आपका एंटी बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, सिग्मा स्टार स्टेबल नहीं है। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड न्यू बनेगा, है ना, विच इज़ अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल न्यू फॉर्म होगा, उसके बाद उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। ओके, और फिर आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर न्यू बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर आपका न्यू बॉन्ड बनेगा, वैसे ही ये जो पुराना बॉन्ड है वो टूट रहा होगा। अब देखो ये बैक साइड रिएक्शन हो रही है, अब जैसे ही ये बैक साइड रिएक्शन हो रही है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड पूरा नहीं टूटते हुए दिखाई देगा आपको, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन का पूरा बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखाई भी नहीं देगा। मतलब पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस एज वेल एज पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग विल ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर जो आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी, बॉन्ड आपको टूटता हुआ दिखाई देगा क्लोरीन के साथ कार्बन का, और बनता हुआ दिखाई देगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और यहाँ पर आपको एक एल्काइल ग्रुप ऐसे दिखेगा, एक एल्काइल ग्रुप ऐसे दिखेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखेगा। ओके, आया समझ? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको डायरेक्ट जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है। मतलब अगर हमारा हैलोजन ऐसा था, है ना, तो हैलोजन टूट के आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आया था, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन आया था, तो मतलब यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक हुआ, बैक साइड अटैक हुआ, दैट्स वाई जो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है
वो क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन दिखाया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन दिखाया इसने, मतलब उल्टा, एक आपका R होगा तो दूसरा आपका S कन्फिगरेशन होगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिकल चेंजेस इन SN2 रिएक्शन। मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अगर ये कार्बन है और ये कार्बन का मान लेते हैं, ये आपका एक एल्काइल हो गया, ये आपका एक एल्काइल हो गया, और यहाँ पर आपका इसके काम करते हैं हम, वेज पोजीशन दिखा देते हैं, इसको हम डैश दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये आपका डैश है, डैश, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, ये आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। ओके, तो यहाँ बताया जाता है कि अगर हमारा हैलाइड, मतलब जो लीविंग ग्रुप है, हैलाइड विच इज़ अवर लीविंग ग्रुप, वो अगर वेज पोजीशन में लाई करता है, तो बोलो न्यूक्लियोफाइल कहाँ लाई करेगा, मतलब अटैक करेगा, वेज का उल्टा, डैश। अब डैश पोजीशन में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है ना, तो क्या होगा, हैलाइड हट जाएगा। जैसे ही हैलाइड लीव होगा है ना, जैसे ही हैलाइड लेफ्ट, वैसे ही वेज पोजीशन में आपका क्या आ जाएगा, मान लो कि हमारा वेज पोजीशन में आ गया, अगर मान लो कि वेज पोजीशन में हमारा हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन आपका वेज में आ जाएगा है ना, और डैश पोजीशन में हमारा न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आईआईटी के होते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। और कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसको पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ओके, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज वाले क्वेश्चन है, उसमें हम अपना जो SN2 रिएक्शन है उसको नहीं कर सकते है ना, उसमें रेजोनेंस आ जाता है, और रेजोनेंस की वजह से जो है आपका रेजोनेंस जो हाइब्रिड है वो रोकता है फॉर न्यूक्लियोफिल अप्रोचिंग। तो इसीलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज की वजह से भी आपका SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। वहीं SN1 रिएक्शन रेजोनेंस स्टेबलाइज में पॉसिबल होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है, देन ओनली आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, और ब्रेड्स रूल भी कुछ कुछ कंडीशंस में अप्लाई हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं, उसमें भी SN2 नहीं देखे जाता, मतलब नहीं देखे जाते। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपका SN2 रिएक्शन एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता। ऑल्दो अगर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा भी है, और अगर हमारे पास टर्शियरी नहीं भी है, तो भी आपका SN2 मैकेनिज्म नहीं देखा जाता। मतलब कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, जैसे रेजोनेंस वगैरह मैंने कहा ना, उसमें नहीं देखे जाते। ओके, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वो बताना भूल गई थी, कि वाई टर्शियरी एल्काइल हैलाइड अच्छा नहीं रहता फॉर SN2 रिएक्शन। देखो, मान लो कि ये हमारा क्या है, CH3, ये हमारा CH3, और ये हमारा CH3, और यहाँ पर मेरे पास एक लगा हुआ है क्या, हैलाइड। ओके, तो क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने की कोशिश करेगा विद दिस कार्बन का सिग्मा स्टार है ना, ये कार्बन का सिग्मा स्टार, हमने क्लोरीन और कार्बन के क्या देखे थे, सिग्मा बॉन्ड देखे थे। तो सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन की तरफ से है। अब ये कार्बन का ही अगर हम देखें वैकेंट सिग्मा स्टार है कि नहीं, तो वैकेंट सिग्मा स्टार देखने जब जाएंगे तो कार्बन का मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स के साथ क्या होगा, छुपा हुआ रहेगा। तो इसलिए जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर SN2 रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस इज़ अ वेरी नाइस कंडीशन फॉर नॉट अप्लाइंग द SN2 मैकेनिज्म। ओके, SN2 मैकेनिज्म स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं होता है। ओके, आया समझ? तो इसलिए टर्शियरी एल्काइल हैलाइड को हम फेवर नहीं करते। तो आई होप यहाँ तक आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से, और जितना हो सका मैंने समझाने की कोशिश किया विद दिस डिजिटल setups. And if you're having any doubt, you can just drop your comment in our comment box. And all the best for exams, and do like, share and comment to our YouTube channel. Thank you.
सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो आपका SN2 रिएक्शन रहता है उसका बाईमोलिकुलरिटी का मतलब क्या है। देखो, बाईमोलिकुलरिटी का मतलब ये है कि इट इज़ सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप के साथ, सिंगल स्टेप इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कहीं भी रुक नहीं रही है, इट इज़ वन स्टेप रिएक्शन, और साथ साथ इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अवर सबस्ट्रेट, है ना, एल्काइल हैलाइड में, और साथ साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल में भी ये मतलब डिपेंड करता है। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों में ही क्या है, डिपेंडेंट है, दैट्स वाई इट हैज़ मॉलिकुलरिटी 2, मीन्स दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अवर सबस्ट्रेट एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, एंड इफ वी want to add the 1 then the molecularity will be 2. Okay, and this is our bimolecularity reaction, means bimolecular reaction है, order of reaction is 2 है, it is an elementary reaction, और सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का कंसनट्रेशन दोनों में डिपेंड करता है अवर SN2 रिएक्शन। मतलब जब हमने देखा इसको, जब हमने एक्सपेरिमेंटल वे में देखा, तो जब हम सबस्ट्रेट का रिएक्शन को, सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन को बढ़ा रहे थे, तो आपका जो SN2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है बढ़ रहा था, और जब न्यूक्लियोफाइल का कंसनट्रेशन को बढ़ा रहे थे, डबल कर रहे थे या ट्रिपल कर रहे थे, तो उसमें भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन में डबल ट्रिपल हो रही थी, ऐसे देखा जा रहा था। तो दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है SN1 SN2 रिएक्शन में, इसीलिए हैंस इट इज़ अ व्हाट बाईमोलिकुलर रिएक्शन, मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2. ओके, थैंक यू.